हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का करंट अफेयर का टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। और जैसा कि आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा आजकल न्यूज़ में, ये कोरोना वायरस से लड़ने में एक काफ़ी कारगर हथियार साबित हो रही है और काफ़ी जगह पर इंडिया में इसको यूज़ भी किया जा रहा है। लेकिन आईसीएमआर ने या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री ने अभी तक इसको एक प्रॉपर वैक्सीन के रूप में यूज़ नहीं किया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या इससे कोरोना पेशेंट सही हो रहे हैं, क्या कहीं पर सही हुए हैं, और क्या अब ये एक न्यू वैक्सीन है, क्या अब हमें कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी या हमें अभी भी उसके लिए किसी और वैक्सीन की ज़रूरत है। आज हम इसके बारे में इसमें जानेंगे। शुरू करते हैं। तो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। एक्सपेरिमेंट है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ ट्रायल्स चल रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वर्ल्ड का हर एक कंट्री ट्राई कर रहा है। सबसे पहले चाइना में फैला था तो सबसे पहले चाइना ने ही इसको ट्राई किया था लगभग 15 पेशेंट्स के ऊपर, और वहाँ पर रिजल्ट्स कुछ हद तक पॉजिटिव मिले थे। इंडिया में भी इसको काफ़ी सारे स्टेट्स में ट्राई किया गया है, केरला में, दिल्ली में, और वहाँ पर भी इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो लेकिन अभी तक इसको सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के लिए रखा गया है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, और आगे देखते हैं कि इसको कितनी सफलता मिलती है। सेवरल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड एंड सेवरल स्टेट्स इन इंडिया हैव स्टार्टेड टू यूज़ प्लाज्मा थेरेपी। काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने और इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टेट्स ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या ये पहली बार आया है, पहली बार इंसान ने सोचा है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, या इससे पहले भी हम इसको कर चुके हैं? तो नहीं, पहली बार नहीं है। ये सबसे पहले यूज़ हुआ था 1890 में। और ये आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग बताएंगे 1890 में ये किस बीमारी के लिए यूज़ किया गया था, और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिखिएगा। तो 1890 में इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, और इसका मेजर जो हमने बड़े स्तर पर सबसे पहली बार यूज़ किया था वो हमने 1918 में, जब स्पेनिश फ्लू फैला था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर, उस टाइम पर हमने इस प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया था। हालांकि तब ये एक बहुत बड़ा सक्सेस नहीं रह पाया था, और इस स्पेनिश फ्लू से पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। और कोविड-19 ऑब्वियसली वैसा ना जाए, ऐसा हम सब लोग दुआ करेंगे। उसके बाद फिर ये H1N1 जो बर्ड फ्लू था, इस टाइम पर भी इसको यूज़ किया था प्लाज्मा थेरेपी को। और 2014 में WHO ने रिकमेंड किया था इस थेरेपी को इबोला वायरस से ट्रीट करने के लिए। इबोला वायरस आप लोगों को पता होगा, शायद अफ्रीकन वायरस था, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैला था, तो उसके लिए WHO ने रिकमेंड किया था। हालांकि कोविड-19 के लिए अभी तक WHO ने इसको रिकमेंड नहीं किया है वर्ल्ड वाइड। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। और प्लाज्मा थेरेपी में जैसे आप लोगों को पता है, प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है, आप लोग ऑब्वियसली ये जानना चाहेंगे। तो प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। जो किसी भी ब्लड का एक, जैसे अगर आप सबसे इसका पहले पेज पर जाएं तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो लिक्विड पार्ट है इस ब्लड सैंपल का, ये प्लाज्मा है। और नीचे जो रेड पार्ट है, डार्क रेड, ये इसके आरबीसी होते हैं। हालांकि ये केवल दिखाने के लिए है, जब आप लोग कहीं पर ब्लड डोनेट करते होंगे तो ये आप दोनों को अलग अलग नहीं दिखता है। ये जब इससे प्लाज्मा अलग हो गया उसके बाद का फोटो है ये। तो ये नीचे आरबीसी होते हैं, और ये येलो कलर का जो लिक्विड होता है वो प्लाज्मा होता है, और ये बीच में छोटा सा एक पोर्शन वाइट कलर का है, ये डब्ल्यूबीसी होते हैं। इसका रेशियो बहुत कम रहता है, मेन आरबीसी और प्लाज्मा ही रहते हैं ब्लड में, और बाकी कुछ डब्ल्यूबीसी का भी पार्ट रहता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो जो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा का, येलो कलर का, ठीक है, वो प्लाज्मा होता है। और ये वाटर एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है। और ये प्लाज्मा करता क्या है बेसिकली, जो हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स को जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होना होता है वो प्लाज्मा के थ्रू ही होते हैं। प्लाज्मा वो एक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सर्कुलेट होते हैं ईजिली। और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इसका एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं वो, जैसे कि जिसको हम लोग इम्यूनिटी के तौर पर जानते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं एंटीबॉडीज़। नाम से आप लोगों को लग सकता है कि एंटीबॉडीज़ मतलब आपकी बॉडी के एंटी हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये आपकी बॉडी के साथ होते हैं, आपकी बॉडी को बचाते हैं। किससे? वायरस से, पैथोजन से, एंटीजन से। जो वायरस या बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं आपकी बॉडीज़ पर, उसको बचाने के लिए आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन होता है बेसिकली, विच डिफेंड योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन कॉज्ड ड्यू टू पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब वायरस या बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं, और इनको हम एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। तो एंटीजन होते हैं जो आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, और एंटीबॉडीज़ होते हैं जो उससे बचाते हैं आपको। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड इन बॉडी यूज टू काउंटर एंटीजन्स। तो जब आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ज़्यादा होंगी तो आप एंटीजन्स को हरा देंगे और आपकी बॉडी अपने आप रिकवर करने लगेगी। लेकिन कोविड-19 एकदम नया वायरस आया हुआ है, इसलिए बॉडी अभी तक पता नहीं कर पा रही है कि उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है, कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है ताकि वो उस वायरस को हरा सके।
तो अभी नया वायरस है, इसलिए बॉडी को रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो सम ब्लड सेल्स स्टार्ट फंक्शनिंग एज मेमोरी सेल्स। जब एंटीबॉडीज़ किसी भी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए प्रोड्यूस होते हैं तो उसके बाद जो कुछ ब्लड सेल्स होते हैं वो एक मेमोरी सेल की तरह काम करते हैं, और वो याद रखते हैं कि किस बीमारी के लिए हमें किस तरीके का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, ताकि जब सेम एनिमी दोबारा अटैक करे तो वो उसको तुरंत क्विकली प्रोड्यूसिंग द सेम एंटीबॉडीज़, ताकि वो उसी सेम एंटीबॉडी को दोबारा से प्रोड्यूस कर पाएँ। तो एंटीबॉडी ये काम करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है हाउ प्लाज्मा थेरेपी वर्क्स। प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोविड-19 के लिए जो कोई एक पेशेंट जिसको कोविड-19 हुआ था लेकिन अब वो रिकवर हो चुका है, जैसे आप लोगों को पता है इंडिया में 2,500-3 हज़ार लोग लगभग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, तो ऐसा कोई पर्सन जो इससे रिकवर हो चुका है, जिसको पहले ये डिसीज़ थी, उसके बॉडी से हम प्लाज्मा लेते हैं और उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में जो कि अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। समझ गए होंगे आप लोग। कोई ऐसा आदमी जो बीमार था लेकिन अब सही हो गया है, उसकी बॉडी से हम लोग प्लाज्मा लेते हैं और जो अब क्रिटिकल कंडीशन में है उसकी बॉडी में हम उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। जैसे आप लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी एक आदमी जिसके पास ब्लड है उसकी बॉडी से ब्लड निकाल के जिसको ज़रूरत है उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। सेम वही प्लाज्मा है, पूरा ब्लड हमने नहीं किया इस बार ट्रांसफ्यूज़, उस ब्लड में से भी उसका एक मेजर पार्ट प्लाज्मा निकाल लिया है और सिर्फ उस प्लाज्मा को हमने वहाँ पर ट्रांसफ्यूज़ किया है। ठीक है, तो दिस थेरेपी यूजेज एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड ऑफ रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू द क्रिटिकल पेशेंट। तो वो प्लाज्मा क्या करता है, जो प्लाज्मा के अंदर हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, वो जो इंसान सही हो गया मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज थे इतने ज़्यादा कि उसने कोरोना को हरा दिया और वो आदमी रिकवर हुआ है, तो वही एंटीबॉडीज अब किसी पेशेंट के बॉडी में जाएंगे जो क्रिटिकल है इस टाइम पर, और वो एंटीबॉडीज उसको हेल्प करेंगे कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए और उसके कंडीशन में इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द पेशेंट हु हैड सर्वाइव्ड द कोरोना वायरस विल बूस्ट द इम्यून सिस्टम। वो अब उस आदमी का इम्यून सिस्टम बढ़िया करेंगे जो कि इस समय कोरोना से लड़ रहा है या जिसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, जो ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक सही हो चुके आदमी से प्लाज्मा ले रहे हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी हम किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर सकें और दूसरा आदमी जो इस समय क्रिटिकल है, जो इस समय बीमार है, वो भी उससे सही हो सके। तो कब हमें इसको यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, तो बता दिया। इसको कब यूज़ करना चाहिए, कौन सा इसका बेस्ट टाइम है। तो बेस्ट रिजल्ट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी इज ऑब्टेन्ड व्हेन इट इज़ यूज विद इन फर्स्ट 14 डेज ऑफ सिम्टम्स। जब किसी इंसान को इसके सिम्टम्स आते हैं उसके 14 डेज़ के अंदर ही उसको प्लाज्मा थेरेपी उसके ऊपर होनी चाहिए, उसको प्लाज्मा मिल जाना चाहिए, तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर 14 डेज़ तक उसको नहीं मिला उसके सिम्टम्स आने के बाद, तो 14 डेज़ तक कोरोना का जो वायरस है वो आपके उस इंसान के ऑर्गन्स को इतना डैमेज कर देगा कि वो लगभग परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे, या फिर उसकी जो रिकवरी के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो 14 डेज़ तक अगर उसको वो प्लाज्मा मिल जाएगा किसी सही बॉडी से जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगे, तो उसके रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और उसके बाद अगर मिलता है तो चांसेस घट जाएंगे क्योंकि उसके अंदर ऑर्गन डैमेज ऑलरेडी हो सकते हैं। अच्छा, और ये प्लाज्मा लेना किसका है, क्या जो आज ठीक हुआ है क्या कल हम उसका प्लाज्मा यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये एडवाइस किया गया है कि प्लाज्मा हमें सिर्फ तब लेना है जब किसी आदमी को कम से कम 14 डेज़ हो चुके हों, जब उसकी रिपोर्ट जो है कोविड की वो नेगेटिव आई हो। अगर किसी एक पेशेंट की रिपोर्ट आज नेगेटिव आती है 1 तारीख को, तो कम से कम उसके 14 दिन के गैप के बाद मतलब 15 तारीख को हमें उसका प्लाज्मा लेना चाहिए और वो किसी दूसरे पेशेंट को देना चाहिए। ये 14 डेज़ का गैप क्यों रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये भी एक क्वारंटीन पीरियड है, एक सही हो चुके इंसान के लिए भी हो सकता है उसको 14 डेज़ में दोबारा कोरोना के सिम्टम्स आ जाएं, इसलिए पहले हम 14 डेज़ तक उसको चेक करते हैं। अगर उसके टेस्ट तब भी नेगेटिव रहते हैं तो उसके बाद ही हम उसका प्लाज्मा किसी दूसरे इंसान को देते हैं। ठीक है, हाउ टू डोनेट, कैसे डोनेट करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल, जैसे आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं सेम वही प्रोसेस है। बस इसमें होता क्या है, इसकी डिवाइस अलग होती है, उसमें तो आप लोगों की एक सिरिंज से ही निकाला जाता है, पर इसमें एक डिवाइस अलग होती है, एक छोटी सी डिवाइस होती है। वो क्या करता है, प्लाज्मा तो रिमूव करता है, लेकिन साथ ही साथ जो आपका ब्लड आ रहा है उसमें से प्लाज्मा को अलग करके उसकी जो आरबीसी है वो आपकी बॉडी के अंदर रिटर्न कर देता है, जिससे कि आपकी बॉडी से पूरा ब्लड बाहर नहीं आया, केवल आरबीसी वापस आपकी बॉडी में चलेगा, केवल प्लाज्मा ही बाहर आया है। जबकि ब्लड डोनेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लड बाहर लिया जाता है, ब्लड डोनेशन पूरा ब्लड ही बाहर लेते हैं उसमें। तो ब्लड डोनेशन के केस में क्या होता है, जब आरबीसी भी बॉडी से बाहर आ जाते हैं तो आपको आरबीसी को रिप्लेनिश होने में बहुत समय लगता है, इसलिए बताया जाता है कि 2 ब्लड डोनेशन के बीच में लगभग 3 महीने का गैप होना चाहिए ताकि वो आरबीसी रिप्लेनिश हो जाए और इंसान सही हो जाए, उसके बाद ही दूसरा डोनेशन हो। लेकिन प्लाज्मा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा में आरबीसी तो आपकी बॉडी से लिए ही नहीं गए, आरबीसी आपकी बॉडी में दोबारा वापस चले गए हैं, केवल प्लाज्मा लिया गया है। तो ऐसे में आदमी को इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है दोबारा से अपनी बॉडी को, और प्लाज्मा जो है वो हम बहुत फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं, कम से कम 1 वीक में 2 बार अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस प्लाज्मा को ले सकते हैं, इससे इंसान का किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। प्लाज्मा ड्रॉन फ्रॉम 1 रिकवर्ड पर्सन कैन हेल्प 2 पीपल। एक आदमी से जो प्लाज्मा लिया जाता है अराउंड 400 ml का अराउंड प्लाज्मा लिया जाता है,
और एक इंसान को जो चढ़ाया जाता है, जो क्रिटिकली इल है, उसको अगर प्लाज्मा चढ़ाया जाता है तो वो लगभग 200 ml चढ़ाया जाता है। तो अगर हमने किसी एक इंसान की बॉडी से प्लाज्मा निकाला है तो उससे किसी 2 आदमियों की हम मदद कर सकते हैं, 2 इंसानों की मदद कर सकते हैं इस तरीके से। इसके टेस्ट हुए हैं क्या नहीं, तो देखिए सबसे पहला जो टेस्ट हुआ है वो 49 ईयर ओल्ड मेल था। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल है साकेत में, वो कोविड-19 पॉजिटिव था और उसके ऊपर पहली बार हमने इसको प्लाज्मा थेरेपी को टेस्ट किया और बाय गॉड ग्रेस ये सक्सेसफुल रहा। ठीक है, इसके कोई रिस्क भी हैं तो नो सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी इज़ रिपोर्टेड। कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत छोटे मोटे रिस्क हो सकते हैं जो कि प्लाज्मा थेरेपी के नहीं, विच आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कोई माइनर रिस्क हो सकते हैं, लेकिन कोई सीरियस साइड इफेक्ट इसका अभी तक नोटेड नहीं है। और लास्ट में यहाँ पर कुछ नोट्स हैं। पहला नोट, 100% रिकवरी कांट बी एट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा थेरेपी ओनली। 100% आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा की वजह से रिकवरी हुई है। मल्टीपल फैक्टर्स विच कार पार्ट टू रिकवरी, यहाँ पर बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। इंसान की अपनी विल होती है, इंसान की अपनी भी कुछ इम्यूनिटी होती है, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, ये तो खैर हर केस में होता है। हम कोई नॉर्मल बीमारी भी होती है तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 100% रिकवरी हमारी डॉक्टर की दवाई से ही हुई है। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि रिकवरी के लिए होते हैं, माने जाते हैं। नो डेफिनेटिव लार्ज स्केल ट्रायल्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स प्रूवन बेनिफिट। अभी तक ये जहाँ पर भी टेस्ट किया गया है, प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई है, वो सिर्फ स्मॉल स्केल पर की गई है, कहीं पर भी बड़े स्केल पर हमने इसको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा है। इसीलिए है कि अभी तक कोविड-19 में वर्ल्ड के किसी भी कंट्री ने इसको परमानेंटली इम्प्लीमेंट नहीं किया है और सभी जगह पर भी ट्रायल हैं स्मॉल स्केल पर, कहीं पर भी लार्ज स्केल पर हमें देखने को नहीं मिली है। और थर्ड पॉइंट है, एटलीस्ट 72 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पेशेंट टू शो अ रिस्पॉन्स। जब हम किसी को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे प्लाज्मा तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही रिकवर हो जाएगा या तुरंत रिकवर होने लगेगा। कम से कम 3 दिन लगते हैं उस प्लाज्मा को अंदर रिस्पॉन्ड करने में, और ये लगभग 10 दिन तक ले सकता है। मतलब 3 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर उसमें आपको रिकवरी दिखने लगेगी। ICMR हैज़ गिवन नॉट टू वेरियस स्टेट्स टू कंडक्ट प्लाज्मा थेरेपी। ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये इंडियन बॉडी है मेडिकल के लिए। तो इसने बहुत सारे स्टेट्स को परमिशन दी है प्लाज्मा थेरेपी के लिए, जिसमें केरला पहला स्टेट है जिसको परमिशन मिली थी। हालांकि पहला टेस्ट जो हुआ वो दिल्ली में हुआ और लगभग हर स्टेट के लिए ICMR ने परमिशन दे दी है, काफ़ी सारे स्टेट्स के लिए जहाँ पर ज़्यादा केसेज हैं, और परमिशन दे दी है। लेकिन अभी तक ICMR हैज़ नॉट येट रिकमेंडेड दिस थेरेपी एज ट्रीटमेंट ऑप्शन आउटसाइड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। लेकिन अभी तक सिर्फ ये क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रही है, अभी तक इसको परमानेंट इलाज नहीं माना गया है। अभी भी हम लोग वैक्सीन के लिए सर्च कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको लगा हो कि आपके लिए ये यूज़फुल है या किसी और के लिए यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपकी जानकारी में या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जो कोविड से लड़कर सही हुआ है, तो उसको मोटिवेट कीजिए कि वो जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट करे ताकि वो किसी और इंसान की भी जान बचा सके। थैंक यू।